आज हम लोग नए चैप्टर की बात करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट एसी पढ़ने जा रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट हो या अल्टरनेटिंग पोटेंशियल हो, हमने जो आपको जनरेटर पढ़ाया था, एसी जनरेटर, उसमें ये बताया था कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो ईएमएफ अल्टरनेटिंग होता है। उसका रीजन ये होता था कि हमने आपको बताया था कि जो फाई होता था, अगर आपको याद हो तो ये होता था बी ए कॉस, रोटेटिंग के लिए ये ओमेगा टी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमने कहा था डी फाई बाई डी टी यही ईएमएफ होता है, और ये होता है माइनस टाइम्स ई, और ये हो जाएगा बी या एन बी ए ओमेगा कॉस, सॉरी एन बी ए कॉस ओमेगा टी होता है, तो ये होगा एन बी ए डी ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी। तो यहां से आप ये देखेंगे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ये हो जाएगा माइनस ई, एम कांस्टेंट होगा, बी कांस्टेंट होगा, एरिया कांस्टेंट होगा, और ये आपका बी ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा ये। और यहां से आप एक चीज ये देख पाएंगे कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी टी के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा एन बी ए, और ये ओमेगा इधर मल्टीप्लाई भी होगा, और इसका हो जाएगा माइनस टाइम्स साइन ओमेगा टी, और ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा आपका एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ये आपका ईएमएफ आएगा E इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है या अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। इसका रीजन ये है कि एक साइनोसाइडल फंक्शन है, तो साइनोसाइडल फंक्शन है तो इसका जो ग्राफ होगा या ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, तो हर साइकिल में ये पीरियोडिक फंक्शन देगा, तो ये हो जाएगा आपका एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और इतने को मैक्सिमम पोटेंशियल या पीक पोटेंशियल या एम्पलीट्यूड ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं, तो इतने की जगह पर हम ई नॉट लिख देते हैं या पीक पोटेंशियल, ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी। ये है अल्टरनेटिंग पोटेंशियल। ई नॉट की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो ई नॉट की वैल्यू जो होगी हो जाएगी एम बी ए ओमेगा, अब ये आपका मैक्सिमम पोटेंशियल होगा एम बी ए ओमेगा, जहां पर ओमेगा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो रोटेट कर रहा होगा, उस रोटेशन की एरिया ए है, और बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये आपका एन बी ए ओमेगा, इसी को हम पीक पोटेंशियल भी कहते हैं, पीक पोटेंशियल, या इसी को हम एम्पलीट्यूड ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ पोटेंशियल, या इसी को हम मैक्सिमम पोटेंशियल भी कहते हैं, या इसी को हम इस ई नॉट को ही हम क्या कह सकते हैं, इसी को मैक्सिमम पोटेंशियल भी कहते हैं, या मैक्सिमम ईएमएफ भी कहते हैं, इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम ईएमएफ की बात करें तो मैक्सिमम इसे क्यों कहते हैं, उसका रीजन ये है कि जो ई होगा ये होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, अगर इसको हम मैक्सिमाइज करते हैं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ई मैक्स क्या हो जाएगा, ये सीधे सीधे ई नॉट हो जाएगा, इस वजह से इसको मैक्सिमम कहते हैं। इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं आपको करंट भी कि अल्टरनेटिंग करंट कैसी होगी।
इसके बाद ईएमएफ के बाद हम अल्टरनेटिंग करंट की अगर बात करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट क्या हो जाएगी, आप जानते हैं कि अगर हम ओम्स लॉ लगाते हैं तो V = IR होता है। V = क्या हो जाएगा, I × R, या I को हम लिख सकते हैं ये P/R। और आप जानते हैं कि E को अभी हमने बताया कि ये होगा E0 sin ω t। तो E की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I × R, ये हो जाएगा E0 sin ω t। तो I को हम ये भी लिख सकते हैं E0/R × sin ω t, या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है, अगर I max की मैं बात करूं तो करंट को मैक्सिमाइज करेंगे तो साइन मैक्सिमा जो होता है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो I मैक्सिमम E0/R हो जाएगा। और E0 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी कि ये होता है NVA/ω। ये अगर होता है तो I क्या हो जाएगा, इतने को फिर हम क्या लिख देंगे, इतनी वैल्यू को अगर हम लिखना चाहें तो I मैक्सिमम को क्या लिख सकते हैं, जो I मैक्सिमम होगा ये हो जाएगा NVA/R, और इसी वैल्यू को हम I0 कह देते हैं। ये तब ये इक्वेशन अब कैसी हो जाएगी, अब इस इक्वेशन को अगर देखेंगे तो इट विल बिकम लाइक दिस कि I = I0 sin ω t, ये। और यहाँ पर I0 की वैल्यू जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे लिख सकते हैं NVA/R। ये हो जाएगा पीक करंट कहते हैं इसे, इस I0 को बोलते हैं पीक करंट, या इसी को हम कह सकते हैं मैक्सिमम करंट, या इसी को हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ द एसी करंट या करंट। ये अब अगर हम आपसे ये बोले कि यहां पर जो करंट है और जो यहां पर पोटेंशियल है, उन दोनों को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में टाइम के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करें तो आप एक चीज ये देख पा रहे होंगे कि ये अगर ग्राफ मैं खींचता हूं, ये करंट ये ईएमएफ का ग्राफ है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये भी कैसा होगा, साइन होगा, साइन टाइप का कर्व होगा, मतलब इस तरीके से आएगा ये। और इसमें आप एक चीज ये देख पा रहे होंगे कि ये जो पीक है ये मैक्सिमा है ये, और इस वैल्यू को हम E0 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये E0 है, और यहां पर ये वैल्यू 0 होगी, और जो ये इसका लोअर पीक होगा ये -E0 होगा ये। और अगर इसको हम 4 पार्ट में इस ग्राफ को डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे यहां ये 0 से स्टार्ट लेता है, और अगर टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो यहां पर इसका टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, तो ये 1 टाइम पीरियड हो गया, इसको T कह दिया मैंने। और ये जो हाफ साइकिल है जहां पर आधा टाइम कंप्लीट होता है, टाइम पीरियड का हाफ टाइम, ये इसकी जो पॉजिटिव वाली साइकिल है, इतने को हाफ साइकिल या इतने टाइम को क्या बोलेंगे कि ये T/2 है। और अगर इतना T/2 है, इतना T है, तो इस पार्ट को आप जान रहे हैं ये इसका हाफ होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा T/4 होगा। और आप जानते हैं इतना T/2 और इतना T/4, तो T/2 और T/4 को देखेंगे तो ये हो जाएगा 3T/4। यहां पर जो आपको टाइम होगा इट विल बी 3T/4, और यहां पर ये आके कंप्लीट होगा इस तरीके से। अगर इसको हम एंगल के फॉर्मेट में देखें तो ये 0 एंगल है, और यहां पर ये पाई बनाएगा। अगर फेज के हिसाब से देखें
तो ये जब t/2 होगा तो इसका जो फेज होगा वो पाई एंगल चल चुका होगा साइन। और जब ये क्या होगा कंप्लीट टाइम को पूरा करेगा तो ये अपना कंप्लीट क्या कर चुका होगा, एक पीरियोडिसिटी मतलब 2 पाई का टाइम ये कंप्लीट कर चुका होगा एंगल। अगर ये पाई है तो यहां पर आप देखेंगे कि t/4 पे कितना एंगल होगा, इसका पाई/2 होगा, और ये ये होगा। और अगर इसको देखेंगे तो ये 3 पाई/2 होगा, 3 पाई/2, और यहाँ पे ये 4 पाई/2 या 2 पाई हो जाएगा। ये रिलेशन है। और ये जो आपका ई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू, ये ई नॉट वही है NBA ओमेगा। इसका रीजन ये है कि इस पॉइंट पे ये क्या है t/4 है, और जब t/4 पे आप रखेंगे इस वैल्यू को तो आप देख पा रहे होंगे कि जब हम क्या करते हैं e को लेते हैं तो e होता है ई नॉट साइन ओमेगा t। और आप जानते हैं कि जो ओमेगा होता है ये एक एंगुलर वेलोसिटी है, और ओमेगा की वैल्यू हम दो तरीके से लिखते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में या टाइम पीरियड के टर्म्स में। इट विल बी लाइक दिस 2 पाई/t, या इसी को बेटा हम 1 बाई या 2 पाई f भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्म है। ये दोनों दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी। और हमने कहा कि टी की वैल्यू को आप क्या करिए t/4 रखिए, तो देखिए कि ई नॉट मैक्सिमम आता है कि नहीं आता। तो ये ई जो होगा ये इक्वल होगा ई नॉट साइन, और इसकी वैल्यू को हम 2 पाई/t ऐसे रखते हैं। और यहां पर जो टाइम है t वो है t/4, और यहां पर मैं पुट कर रहा हूं I am putting the value of small t as a t/4. What will happen? आप देखेंगे कि ये t इस t से कैंसल होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा ये। देन ये आ जाएगा e नॉट साइन पाई/2। What will be पाई/2 in degree? पाई/2 पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, एंड आफ्टर 180 डिग्री बाई 2 मतलब 90 डिग्री। इफ वी कन्वर्ट इट इनटू डिग्री देन ये हो जाएगा 180/2 मीन ई नॉट इनटू साइन 90, एंड साइन 90 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये 1 हो जाएगा, इतना 1 के बराबर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये ई नॉट हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां से क्या है, ये जो पीक होता है मैक्सिमा होता है, और ये ई नॉट होता है, और जो इसका ये लोअर पीक होता है ये मिनिमा होता है। तो अगर हम इस अल्टरनेटिंग पोटेंशियल को ध्यान में रखें या इस अल्टरनेटिंग करंट को ध्यान में रखें जो आई नॉट साइन ओमेगा टी है, बिल्कुल सिमिलरली जो हमने पोटेंशियल में ग्राफ ड्रा करा है ऐसा ही ग्राफ इसमें आएगा, करंट में भी आएगा। बस यहाँ जो इसकी पीक वैल्यू है वो इस पीक वैल्यू से थोड़ा अलग होगी, और वो वैल्यू थोड़ा कम आएगी। इसका रीजन ये है कि अगर ई नॉट की वैल्यू को देखेंगे तो ये NBA ओमेगा होती है, और अगर हम आई नॉट की वैल्यू को देखेंगे तो ये NBA ओमेगा अपान में आर होता है। इसमें आर डिनोमिनेटर में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आई नॉट इज लेस देन ई नॉट, और आई नॉट अगर ई नॉट से लेस है तो उसका पीक भी थोड़ा सा कम होगा इसके कंपैरिजन में। मतलब इसका जो पीक करंट होगा और जो पीक ईएमएफ होगा उसमें इसकी वैल्यू थोड़ा कम होगी, तो ग्राफ थोड़ा लोअर मोस्ट पॉइंट से जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। इसके बाद अगर यही ग्राफ हम करंट में खींचते हैं तो इसमें और करंट में डिफरेंस क्या होता है। कई बार ये बच्चों को नहीं समझ में आता, दो ग्राफ दे देता है, उसमें पूछता है कि कौन सा इसमें अल्टरनेटिंग करंट का और कौन सा पोटेंशियल का। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये यहाँ पर करंट है और ये टाइम है, तो ये ग्राफ यहाँ पर अगर दिखाया गया है तो ये भी साइन कर्व ही है,
और इसकी जो ये पीक वैल्यू होगी, चाहे वो पॉजिटिव पीक हो चाहे वो नेगेटिव, बाकी चीजें सिमिलर हैं, जो इसमें बताया वही चीज यहाँ पर भी है। ये आई नॉट होगा और ये माइनस में आई नॉट होगा, और आई नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, जब आई को हम क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी रखेंगे, और टी की वैल्यू फिर से वही t/4 मैंने बताया यहाँ पर t, यहाँ पर 3t/4 और यहाँ पर कंप्लीटली सॉरी ये t/2 होगा, और एंगल का फॉर्मेट लेंगे तो ये 0 होगा, ये π/4 होगा, यहाँ पर सॉरी π/2 होगा 90, और ये पाई हो जाएगा, ये 3π/2 होगा, और ये 2π हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये I = I नॉट का मतलब MVA ओमेगा अपान R ये वैल्यू होगी, और साइन ओमेगा टी को हम अगर लिखते हैं कि साइन ओमेगा को लिख लेते हैं 2π/t और टाइम को फिर से t/4 लिखते हैं, तो सब कुछ वैसे ही होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो I होगा साइन 90 आ जाएगा, MVA ओमेगा अपान में R इंटू साइन 90, और साइन 90 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ से I मैक्सिमम आएगा वो सीधे सीधे I नॉट के इक्वल हो जाएगा, या MVA ओमेगा के इक्वल हो जाएगा अपान R। ये अब इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जो E नॉट है वो E नॉट MVA ओमेगा है, और जो I नॉट है वो ये। तो आप देख रहे हैं इसमें अगर दोनों में देखा जाए तो ये डिनोमिनेटर में यहाँ पर R है, मतलब ये वैल्यू जो है, मतलब I नॉट जो है वो इससे कम होगी, क्योंकि इस वैल्यू में R से डिवाइड करेंगे तब अगर आप देखें तो E नॉट जो होगा वो I नॉट इंटू R होगा। तो जाहिर सी बात है अगर हम I नॉट को देखें और E नॉट को देखें तो I नॉट क्या होगा, E नॉट अपान R होगा, इसका मतलब ये वैल्यू थोड़ा कम होगी मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर दोनों ग्राफ को हम एक ही प्लॉट में बनाएं और आपसे पूछें कि आप बताइए इनमें से, ये टाइम तो फिक्स है, एक हम ग्राफ बनाते हैं ऐसा और एक दूसरा ग्राफ बनाते हैं ऐसा, इस तरीके से, और आपसे अगर इसमें देख के बताना हो कि कौन सा अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का है और कौन सा या ईएमएफ का और कौन सा करंट का है, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इसमें ये वाला जो होगा ये ई वाला ग्राफ होगा, मतलब ई नॉट साइन ओमेगा टी वाला, और ये वाला जो होगा ये अल्टरनेटिंग करंट का होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि इसका पीक छोटा है और इसका पीक क्या है, बड़ा है। तो पोटेंशियल का पीक बड़ा होना चाहिए और करंट का पीक छोटा होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कम होनी चाहिए। ये चीज यहां से दिख भी रही है आपको, तो ये आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग पोटेंशियल के बीच में ये कुछ बात है। इसके बाद इसकी एवरेज वैल्यू और इसका आरएमएस वैल्यू इसके स्क्वायर के साथ जो हम ट्रीटमेंट करते हैं अब वो समझना है। जैसे अगर अल्टरनेटिंग करंट आ रही है तो अल्टरनेटिंग करंट आ रही है, हमको क्या चाहिए, ये फ्लक्चुएटिंग करंट है और हमको एग्जैक्ट डेटा अगर बताना है तो एग्जैक्ट डेटा हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हम एवरेज लेते हैं, और इवन एवरेज भी सही नहीं निकल पाता है क्योंकि एवरेज हर जगह पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाता है। जैसे अगर हम साइन के एवरेज की बात करते हैं तो आप ये देख रहे होंगे कि ये साइन का ग्राफ है ये, और साइन थीटा अगर कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज की बात करें तो इसकी नेट वैल्यू एवरेज वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। अगर इसमें हम करंट की बात करें, यहाँ टाइम की बात करें और I = I नॉट साइन ओमेगा टी ऐसा ग्राफ है, और इसके अगर एवरेज की बात करें फॉर द कंप्लीट साइकिल तो एवरेज वैल्यू ऑफ I फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0। इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक दूसरा टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, पहले उस वैल्यू का स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने के बाद एवरेज लेते हैं और फिर से उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, और इस वैल्यू को हम क्या करते हैं रीडिंग के लिए या
कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। तो उस वैल्यू को कहते क्या है पहले ये समझते हैं। और उससे पहले हम किसी भी चीज वेरिएबल फंक्शन का जब एवरेज जानना होता है तो एक छोटी सी मैथमेटिक लगाते हैं। और वो मैथ ये है कि जैसे ये टाइप का फंक्शन है और इसका हमको एवरेज वैल्यू निकालना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो जो आई का एवरेज लेंगे अगर आई टाइम का फंक्शन है देन इट इज सिग्मा आई टी होगा आई डी टी, या हम इसे ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन आई डी टी अपान में डी टी का इंटीग्रेशन, ये इसकी एवरेज वैल्यू होगी जिस लिमिट के अंदर आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं अगर ये टाइम का वेरिएबल फंक्शन है तो किसी भी चीज के एवरेज के लिए ये चीज यूज करते हैं हम। तो करंट के लिए और पोटेंशियल के लिए भी यूज करेंगे। अगर आपको एवरेज पोटेंशियल चाहिए, ईएमएफ चाहिए अल्टरनेटिंग या कोई भी, और वो अगर टाइम का फंक्शन है तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे ई डी टी होल ऑफ इंटीग्रेशन ओवर डी टी का इंटीग्रेशन विद प्रॉपर लिमिट। तो ये हो जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ द, एवरेज का साइन आप जानते होंगे ऐसे ही बनाते हैं, या हम इसको आई एवरेज लिखते हैं तो ऐसे आई एव लिख के ऐसे छोड़ देते हैं, और ई एवरेज लिखना होता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक ही बात है। या कभी कभी बार लगाते हैं इसके ऊपर, आई बार लिख देंगे तो ये भी एवरेज का साइन है, और यहाँ पर ई बार लिख देंगे ये भी एवरेज का साइन है। तो किसी भी तरीके से लिखा हो ये सब एवरेज ही बता रहा है कि ये एवरेज है इसका। तो आई एवरेज की बात करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा यहां पर। अब बिल्कुल सिमिलर तरीके से एक टर्म होता है कि हम बजाय एवरेज लेने के हम स्क्वायर का एवरेज लें। तो अगर हम इसको किसी चीज का मीन ले रहे हैं तो उसको आई एम लिख सकते हैं, मीन भी बोलते हैं एवरेज को, तो इसका मीन भी ले सकते हैं। तो एवरेज लिखें, मीन लिखें, बार लगाएं, सब एक ही बात है। जैसे आई बार लिखते हैं, तो आई एवरेज अगर हम यहां पर लिखते हैं तो ये जो एवरेज वैल्यू है इसको हम आई मीन भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसा भी लिखते हैं ऐसा। तो आई बार लिख दें या आई मीन लिखें या आई एवरेज लिखें, एक ही बात है। अब इस वैल्यू को हम यूज करने के बजाय हम क्या करते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं करंट का। तो करंट के स्क्वायर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर लिखें, या इसको हम आई एस ऐसे लिख दें, ये भी स्क्वायर ऑफ करंट है। एक टर्म होता है कि स्क्वायर करने के बाद हम उसका एवरेज लें। तो जैसे हम स्क्वायर करने के बाद एवरेज लेते हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आई स्क्वायर इसका एवरेज, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर इसका बार ले लिया, ये भी बात एवरेज की है। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ मीन, मतलब स्क्वायर का मीन लें तो इसको हम आई एम एस भी लिख सकते हैं। इसका सिर्फ और केवल सिर्फ मतलब ये है कि स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ करंट। तो पहले स्क्वायर करेंगे, आफ्टर उसका मीन लेंगे करंट का। वैसे यह भी हमने क्या किया है, स्क्वायर करंट का लिया फिर मीन किया है, या स्क्वायर ऑफ करंट का एवरेज या मीन लिया है। तो आईएमएस भी ऐसी बात है। लेकिन जो स्पेसिफिक टर्म हम जो आगे जो यूज करते हैं रेगुलर, जो हमको यूज करना है, जिसका कैलकुलेशन जरूरी है, उसको बोलते हैं IRMS, मतलब स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर रूट। हम क्या करेंगे कि पहले उस करंट का स्क्वायर करेंगे, आफ्टर दैट उसका मीन निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे। ऐसे करंट को हम IRMS कहते हैं। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऑल ऑफ फर्स्ट हम स्क्वायर करेंगे करंट का, आफ्टर दैट इसका एवरेज या मीन लेंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ये IRMS है। या इसी को हम जैसा ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने आई का स्क्वायर किया और उसका एवरेज लिया और फिर उसका स्क्वायर रूट किया। ये किसी भी तरीके से लिखा हो, अलग अलग नोटेशन से लिखा होता है। कभी कभी केवल नोटेशन की वजह से बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आते, तो आप हर तरीके से इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को जानते रहें कि IRMS लिखना होगा तो हमको क्या करना है पहले क्या। कभी कभी IMS लिख के छोड़ देगा, इसका मतलब स्क्वायर का मीन लेना है, और कभी कभी सीधे सीधे एवरेज लेना है तो उसका डायरेक्ट मीन निकालेंगे। तो डायरेक्ट मीन के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे।
अब जैसे हमने आपको कहा कि अगर ये पूरा करना है हमको IRMS निकालना है, तो अगर हमको IS निकालना है तो मैंने क्या किया बेटा कि I का स्क्वायर कर दिया। अगर हमको IMS निकालना है तो IMS का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर ऑफ मीन करना है, मतलब अगर टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो I स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन ओवर dt का इंटीग्रेशन ये कर देते। और अगर हमको IRMS निकालना है तो व्हाट विल बी IRMS या ERMS, तो हम क्या करेंगे कि पहले स्क्वायर करेंगे फिर इसका एवरेज लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन कर दिया एवरेज हो गया, और इस पूरे का अगर हमने स्क्वायर रूट ले लिया देन ये क्या हो गया IRMS हो गया। ये आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, अगर नीचे दिख रहा है तो ये हो जाएगा आपका IRMS हो जाएगा। तो अब IRMS निकालते हैं वैल्यू, चाहे वो ERMS हो चाहे वो IRMS हो। तो रूट मीन स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम अगर हम IS या I एवरेज या IM निकालेंगे तो सबसे पहले हम स्क्वायर ऑफ करंट लेते हैं IS, या इसी को हम क्या कह सकते हैं I का स्क्वायर, या I होता क्या है, I होता I नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये हो जाएगा। और अगर इसका फिर हम क्या करते हैं MS करते हैं तो IMS क्या होगा, ये होगा I स्क्वायर इंटू और इसका मीन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अगर फुल साइकिल के लिए है तो फ्रॉम 0 टू t इंटीग्रेट करेंगे, अपान में क्या करेंगे dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t फॉर कंप्लीट साइकिल। और अगर हम क्या करते हैं कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेशन नहीं करते हैं तो हाफ साइकिल के लिए करेंगे तो 0 टू t/2 ऐसा कर देंगे। फिलहाल यहां हमने जो लिमिट रखी है वो फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए रखी है, कंप्लीट साइकिल। तो टाइम कंप्लीट साइकिल में क्या हो जाएगा t हो जाएगा, क्योंकि इसका पीरियोडिसिटी 2 पाई होगी और 2 पाई पे जो टाइम होगा वो t होगा। ये ऐसे अगर हमको क्या लिखना है, अब ये तो IMS हो गया, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना IRMS। इसका ये मतलब हुआ कि पहले I का स्क्वायर करना है, उसका एवरेज मीन लेना है, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट करना है। तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपान में dt का इंटीग्रेशन करेंगे, और जो लिमिट रखनी है कंप्लीट साइकिल के लिए हाफ साइकिल के लिए वो करेंगे, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो इसके इंटीग्रेशन के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या करेंगे 2 थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर प्रॉपर लिमिट रखेंगे। तो अगर हमको ऐसे डायरेक्ट एवरेज चाहिए तो डायरेक्ट एवरेज के लिए हम इतना जानते हैं कि बजाय इतना करने के आप ये समझ लीजिए कि जो I स्क्वायर की वैल्यू होगी वो होगी साइन, या आप ऐसे समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है ये हाफ होती है, और जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है इसकी भी एवरेज वैल्यू हाफ होती है, ये आप जानते हैं मैथ से। ये फॉर द कंप्लीट साइकिल, ये कंप्लीट साइकिल के लिए ऐसा होता है। तो यहां से आरएमएस निकालना आसान हो जाएगा। अब अगर इस वैल्यू को हम यहां पर रखते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये इसका इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में पूरा हम ऐसे निकाल लेंगे कि हमको क्या करना है IRMS में पहले स्क्वायर ऑफ करंट का क्या लेना एवरेज लेना। मतलब हमने क्या किया कि पहले I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी करा, इसका एवरेज लिया और उसका स्क्वायर रूट करा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो एवरेज है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वो तो हाफ हो जाएगा, I नॉट ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। तो आप देखेंगे वो भी इंटीग्रेशन भी करेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी
आई नॉट का स्क्वायर इंटू में 1/2 इसका एवरेज हो जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर रूट आ जाएगा ऐसे, ये होगा आई नॉट स्क्वायर। और यहां से अगर स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट के बाहर ले लेंगे तो आई आर एम एस की जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा आई नॉट तो बाहर आ जाएगा अपान में स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा आई नॉट अपान स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगी, नोट कर लीजिए। तो यहां से आई नॉट अपान स्क्वायर रूट 2 जो है ये आई आर एम एस वैल्यू है किसके रेस्पेक्ट में, मैक्सिमम करंट के रेस्पेक्ट में आर एम एस, या आपसे ऐसा लिख सकते हैं कि आई आर एम एस जो होगा ये आई नॉट अपान स्क्वायर रूट 2 होगा फॉर द कंप्लीट साइकिल ये। और बिल्कुल सिमिलरली अगर ऐसे हमको ई आर एम एस निकालना है तो ई आर एम एस जो होगा इसमें भी वही काम करना है कि ई नॉट का स्क्वायर अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इस चीज का हम क्या करेंगे एवरेज करेंगे, और इसका एवरेज लेने के बाद क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। या फिर हम इस ई आर एम एस को ऐसा लिख सकते हैं कि ये तो बाहर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू आएगी फॉर द कंप्लीट साइकिल इट इज अगेन हाफ होगी, तो ये हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर बाई 2 होल ऑफ स्क्वायर रूट, और इसको सॉल्व करोगे तो ई नॉट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा ई नॉट अपान में ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो ये भी पीक करंट पीक ईएमएफ और ईआरएमएस के बीच का रिलेशन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ईआरएमएस और पीक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, ये ऐसा हो जाएगा। और आप जानते हैं ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट जो होगा एम बी ए ओमेगा हो जाएगा, तो यहां से ई आर एम एस जो होगा ये हो जाएगा एम बी ए ओमेगा अपान स्क्वायर रूट 2, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और बिल्कुल ऐसे करंट के लिए जब हम आई आर एम एस यूज करे थे तो हमने कहा था आई आर एम एस जो होगा ये होगा आई नॉट अपान स्क्वायर रूट 2, तो यहां पर भी ये वैल्यू अगर रखेंगे आप तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई नॉट बाई आर, तो कई बार इसके टर्म्स में ऐसे पूछा है स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और अगर इसकी ई नॉट की वैल्यू यहां से रखेंगे तो ये हो जाएगा एन बी ए ओमेगा अपान आर इंटू में स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा पीक करंट और आई आर एम एस करंट में रिलेशन। ये सारी चीजें आपको जाननी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी का भी एवरेज किसी और फंक्शन या और फॉर्मेट में पूछे तो आप उसको भी बता सकते हैं, नोट करिए इसको। और अगर केवल एवरेज पूछता है ईआरएमएस नहीं पूछता है तो आपसे कहेगा कि एम बताइए, मतलब आई एम या ई एम बताइए, तो एवरेज वैल्यू के लिए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई इक्वल्स टू होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आपसे कहा जाता है कि आप इसका आई एम बताइए या आप इसका आई एवरेज बताइए या इसका एवरेज बताइए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन ये पूछा जाए तो आपको यही करना है कि आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी इसका इंटीग्रेशन, केवल अगर एवरेज कहता है तो, और डी टी इसका इंटीग्रेशन, और इसको अगर फॉर द कंप्लीट साइकिल करेंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, फ्रॉम 0 टू टी करेंगे और फ्रॉम 0 टू टी करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे जिसकी वैल्यू आप देखेंगे कि 0 आएगी, क्योंकि ये इस तरीके का ग्राफ होगा। वो किसी के लिए भी हो, चाहे ईआरएमएस हो, चाहे आईआर सॉरी चाहे ईएम हो, चाहे आईएम हो, मतलब एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल।
ये फॉर कंप्लीट साइकिल है या वन साइकिल के लिए, तो ये जीरो आएगी। उसका रीजन ये कि अगर एवरेज निकालते हैं तो ये अपर हाफ इधर होगा और लोअर हाफ इधर, प्लस माइनस नेट वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी कंप्लीट साइकिल के लिए। लेकिन अगर केवल हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, अब इसका इंटीग्रेट करने का तरीका ये होता है कि आप इसको जहां तक कंटीन्यूअस फंक्शन है वहां तक करेंगे, मतलब एक बार 0 से t/2 लिमिट रखेंगे और फिर से इंटीग्रेट करेंगे इसको फ्रॉम t/2 टू t, और सबको ऐड करके सम अप करके और नीचे dt का इंटीग्रेशन t करके सॉल्व करके निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। आप करके चाहे तो कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आई मीन क्या होगा, तो आई मीन हो या ई मीन हो, ये जीरो आएगी अगर किसकी हम बात करते हैं, फॉर वन साइकिल या कंप्लीट साइकिल के लिए। लेकिन अगर हम बात यहीं पर करते हैं फॉर द हाफ साइकिल, हाफ साइकिल का मतलब टाइम जो होगा वो क्या होगा, t/2 होगा। और इसके लिए अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कि ये आई मीन जो होगा ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 टू t/2, और अपान में dt इसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 टू t/2। और सॉल्व करके जब आप लिमिट रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वैल्यू को आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये 2i0 अपान पाई ऐसा कुछ करके आएगी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो। आई थिंक यही आती, करके देखिएगा, 2i0 बाई पाई सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। और अगर इसका आप क्या निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू तो कंप्लीट साइकिल के लिए मैंने बताया है, इसको सॉल्व करके चेक करिएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में कॉस साइन ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस टाइम्स कॉस ओमेगा टी और अपान में ओमेगा। इसको सॉल्व करके चाहे चेक कर लीजिए आप, तो यही आएगा, आना यही चाहिए। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आई मीन जो होगा एवरेज वैल्यू ये हो जाएगी, आई नॉट को हमने बाहर ले लिया, और अगर साइन ओमेगा टी इसका इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 0 से t/2 हाफ साइकिल के लिए कर रहे हैं, और अपान में dt इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t/2। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आई नॉट अपान में ये ओमेगा हो जाएगा, और इसका हो जाएगा माइनस टाइम्स कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा फ्रॉम 0 से t/2, और अपान में अगर आप देख पा रहे होंगे तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये ऐसा लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ये फ्रॉम 0 टू t/2, और अपान में आ जाएगा ये dt का इंटीग्रेशन आप देखेंगे तो t आ जाएगा, और यहां से भी 0 टू t/2 ये लिमिट आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट अपान ओमेगा, और ये वैल्यू अगर देखेंगे तो ये 0 से t/2 रखेंगे लिमिट को, तो ये t/2 माइनस 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा t/2 माइनस 0 ऐसा। और cos ओमेगा t की अगर वैल्यू को देखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी t की जगह पे, तो एक बार ये हो जाएगा cos ओमेगा t/2 माइनस cos ओमेगा, और t की जगह पे हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसा आ जाएगा ये। और अगर इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स आई नॉट अपान ओमेगा इंटू t/2, और 2 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स आई नॉट
अपॉन ओमेगा इंटू कैपिटल टी, और इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी बाई टू, मतलब कॉस ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई टू, टी से टी कैंसिल होगा, 2 से 2 कॉस पाई हो जाएगा, और माइनस टाइम्स ये हो जाएगा, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो कॉस जीरो हो जाएगा। इस तरीके से इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ये वैल्यू जो मीन में निकाल रहा हूं हाफ साइकिल के लिए, इसको मिटा देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स आई नॉट अपॉन ओमेगा, और ओमेगा को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी इंटू में टी, ये भी टी से टी कैंसिल हो गया, और यहां आप ये देखेंगे इन टू में कॉस पाई की जो वैल्यू होगी ये माइनस ऑफ 1 होगी, और यहां से जो कॉस जीरो की वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2, और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस और ये 2 टू 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स आई नॉट अपॉन 2 पाई, और कैंसिल करेंगे तो ये एग्जैक्ट 2 आई नॉट अपॉन पाई, शायद मैंने यही बताया था, तो ये वैल्यू आएगी आपका मीन वैल्यू आएगी फॉर द हाफ साइकिल के लिए, और फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए मैंने 0 बताया था। तो ये आपका एवरेज कैसे निकालते हैं या और चीजें किस तरीके से करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम इसका फेजर डायग्राम और चीजें बताएंगे इसमें। तो ये टॉपिक जो है फेजर डायग्राम बनाने के बाद कंप्लीट होगा ये।